गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने लेक्चर करना है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या था आपका? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है? न्यूरॉन से ही अपनी कोऑर्डिनेशन करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ समझने वाली है कि हमारा जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, नर्व कनेक्शन है वहाँ पर। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्चुअल में खुद कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है। इट ओनली स्टोर दी hormone that are synthesized by the hypothalamus। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो दो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं जो वाया न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो वो दो हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। कई बार आपके किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपके पीएमटीज के जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद नहीं सिंथेसाइज कर रहा है, इट ओनली स्टोर। वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का जो दूसरा नाम है बर्थ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस के ऊपर काम करता है। कब? जब बच्चे का जन्म हो रहा है, डिलीवरी के टाइम जो मदर को पेन स्टार्ट होते हैं ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बर्थ हार्मोन। तो जैसे एक तो क्या है, डिलीवरी में हेल्प कर रहा है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, मूवमेंट करवाने में, ताकि बच्चा बाहर आ सके। दूसरा ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी काम करता है ताकि दूध, माँ के अंदर जो दूध बन रहा है वो बाहर आ सके। तो ऑक्सीटोसिन दो काम कर रहा है। मिल्क इजेक्शन, मिल्क का बाहर आना, इसे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। मिल्क लेट डाउन फैक्टर जो मिल्क बाहर निकालने में मदद करता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या है? वासोप्रेसिन है। इसका नाम ADHB है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने यूरिन कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोलेक्टिंग डक्ट पर एक हार्मोन काम करता है ADH, जो हेल्प करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, ताकि हमारी बॉडी में से पानी की कमी ना हो, ज़्यादा वेस्टेज ना हो। क्योंकि अगर ADH नहीं सिंथेसाइज होगा तो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो हम क्या है, ज़्यादा वाटरी हाइपोटोनिक यूरिन हम पास आउट करेंगे, जिसमें रिच इन वाटर होगा, तो पानी की हमारी बॉडी में कमी हो सकती है। तो जो वासोप्रेसिन है उसको कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन एक्चुअल में वो सिंथेसाइज कहाँ हुआ है? हाइपोथैलेमस में। तो वासोप्रेसिन कहाँ काम करता है? किडनी के कलेक्टिंग डक्ट्स में आकर, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट्स में आकर काम करता है, जो हेल्प करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। तो लेकिन अगर वासोप्रेसिन की कमी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हमें वासोप्रेसिन नहीं सिंथेसाइज करेगा, तो क्या होगा? हम ज़्यादा हाइपोटोनिक, हमारी बॉडी में से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक यूरिन जब हम पास आउट करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की बॉडी में कमी हो गई मतलब ब्लड काउंट, जो ब्लड लेवल है वो क्या है? कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में क्या है? बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब ये शुगर
ग्लूकोज की वजह से शुगर नहीं हो रही है, ये ग्लूकोज का लेवल किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि पानी की कमी हो गई है। तो पानी की कमी वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंपिडस। अगर पानी की कमी है तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुले हुए हैं उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो हॉर्मोन्स हैं जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने ग्लैंड करना है दैट वाज द थायराइड ग्लैंड एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। इसको हम एच शेप भी बोलते हैं या बटरफ्लाई शेप भी बोलेंगे, बटरफ्लाई शेप। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे ट्रैकिया, हमारे जो सांस की नली जा रही है उसके दोनों तरफ दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 लोब्स of thyroid gland are present on the side of the trachea। और ये दोनों lobes क्या हैं, एक कनेक्शन से ज्वाइन है जिसे हम बोलते हैं isthmus। क्या बोलेंगे हम, isthmus बोलेंगे, कनेक्टिंग पार्ट ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। 2 लोब्स को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, isthmus बोलेंगे। जैसे आपकी बुक में ये देखो, ये दिखा रखा है, ये आपकी ट्रैकिया जा रही है, इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, थायराइड प्रेजेंट है। तो बीच का ये पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, isthmus कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये, इसके अंदर 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो फॉलिकल सेल्स और दूसरे होते हैं स्ट्रोमल सेल। समझो, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये सारे बड़े बड़े सेल्स क्या हैं, फॉलिकुलर सेल्स, और इनके बीच में छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उन्हें स्ट्रोमा, जो इनको बांध कर रखेंगे। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं दे आर सिक्रीटरी सेल्स, मतलब ये कुछ निकालते हैं, ये 2 हार्मोन निकालेंगे, T3 और T4, जिनको हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बना रहा है, थायरॉक्सिन। किसकी इन्फ्लुएंस में बच्चे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, विद द हेल्प ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस में निकलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में निकलेंगे। मतलब ये TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर वाया ब्लड हमारे थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर काम करेगा। तो ये 2 हार्मोन निकलेंगे, T3 एंड T4। दोनों ही थायरॉक्सिन हार्मोन है बच्चे। क्या डिफरेंस है, T3 में 3 आयोडीन एटम्स जुड़े होते हैं और T4 में 4 आयोडीन एटम्स जुड़े, टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं इसको हम, और इसको ट्राई आइडोथायरोनिन, मतलब 3 आयोडीन है यहाँ पर 4 आयोडीन है। ठीक है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्चुअल में T4 बनाता है। तो T4 बनाने के लिए, थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हमें आयोडाइज नमक खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो नहीं ठीक रूप से बन पाएगा। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। ठीक है, तो T4 में 4 आयोडीन है, T3 में 3 आयोडीन है। तो एक्चुअल में जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 थायरॉक्सिन सिंथेसाइज करता है और उसी को स्टोर करता है अपने अंदर। यही एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो हार्मोन को साथ में स्टोर भी कर रहा है। नहीं तो जितने भी ग्लैंड होते हैं वो जैसे ही हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं रिलीज कर देते हैं ब्लड में, लेकिन ये T4 को स्टोर करके रखता है। फिर जब ये ब्लड में रिलीज करेगा तो ये T4 किस में बदल जाता है, T3 में बदल जाता है और T3 काम करेगा। T3 हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसमें 3 आयोडीन जुड़ी होती है, वो वर्किंग करता है। अब क्या काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जैसे हम प्रोटीन की डाइजेशन की बात करते हैं, फैट की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी डाइजेशन को
प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है, मतलब हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, चीज़ों को टूटना या बनना, इन सब को कंट्रोल करता है। तो हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ की एनर्जी देने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसको मेंटेन करता है कौन, थायरॉक्सिन। दूसरा ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द टिश्यू डिफरेंशिएशन। टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को बदलने में हेल्प करता है। जैसे हम बात करते हैं ना, टेडपोल इज चेंज इनटू द एडल्ट, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में बदल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है कि एक लार्वा स्टेज एडल्ट में बदल रही है, वहां पर भी कौन सा हार्मोन काम करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन काम करता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, लार्वा चेंज इनटू एडल्ट, तो यहाँ पर हम कौन सा हार्मोन लिख सकते हैं, थायरॉक्सिन, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं हम इसको। दूसरा ये हमारे आरबीसी सेल्स को भी, इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, आरबीसी सेल्स की सिंथेसिस में भी ये क्या है, हेल्प करता है। दूसरा ये हमारे वाटर के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का कौन सा पार्ट, T3 पार्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में ग्लैंड कौन सा किस फॉर्म में सिंथेसाइज कर रहा है, T4। तो दोनों को ही बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। इसलिए आयोडीन असेंशियल है हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली बनाए रखने के लिए। अब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक रूप से ना बने या ज्यादा बने, तो अगर कम बन रहा है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। वो डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन की कमी होने की वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर बोलते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की गर्दन फूल जाती है, तो वो कंडीशन क्या है, ग्वाइटर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फूल गया है। क्यों फूल गया है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म तो किसी भी केसेस में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर यही कमी, थायरॉक्सिन की कमी हमारी चाइल्डहुड में हो जाए, बचपन में हो जाए, तो हमारी क्या है, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ठीक से नहीं होंगे, ना प्रोटीन की सिंथेसिस ठीक होएगी, ना फैट की, ना कार्बोहाइड्रेट की, ना चीज़ें ठीक रूप से टूटेंगी, तो हमारी जो ग्रोथ है वो ठीक रूप से नहीं हो पाएगी। हमारी डेवलपमेंट, हमारा जो विकास है, हमारी IQ लेवल, हमारी सोचने समझने की, मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, वो खराब हो जाएगी। और सीवियर केसेस में, जैसे मान लो मदर के अंदर, एक जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर आयोडीन की कमी हो गई, या हम कहें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो वो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कमजोर हो जाएंगे। तो जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है उसको सही नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा बच्चा क्या है, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है। तो डेफ और म्यूटिज्म की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ठीक है, तो जब एक चाइल्डहुड में हमारी क्या है, थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, तो बच्चे की ग्रोथ, विकास ठीक नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। ये तो हुआ कि थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, हाई सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। ऐसे में क्या होगा, थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो कहीं कहीं जाकर डिपॉजिट होने लग जाएगा। जैसे हमारी आँखों की आई बॉल्स होती हैं, वहाँ पर डिपॉजिट, जिसकी वजह से वो हमेशा फुली रहती हैं, बल्जिंग आईज डेवलप हो जाती हैं, तो वो कौन सी डिजीज कहलाई जाएगी, ग्रेव डिजीज कहलाई जाएगी। तो मेन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड निकाल रहा है बच्चे, वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन निकालता है थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। ये हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। कैल्शियम कमी हो तब भी ठीक कर देगा, ज्यादा हो जाए तो उसको भी ठीक कर देगा। कमी होएगी तो वो क्या करेगा, हम बोन्स में से कैल्शियम ब्लड में भेज देगा। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है ब्लड में कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, बोन्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन कराने वाला हार्मोन कौन है, थायरोकैल्सिटोनिन।
कैल्सिटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं 4 लोब्स। इन 4 लोब्स को हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। जैसे देखो, ये हमने थायराइड ग्लैंड करी थी, अब ये इसका बैक पोर्शन दिखा रखा है बच्चे। इस बैक पोर्शन पे 4 डॉट्स प्रेजेंट है, ये कौन सी हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ये एक हार्मोन निकालती हैं, पैराथायराइड हार्मोन PTH, जिसका काम क्या है? कैल्शियम की सर्कुलेशन करना। जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ये क्या करेगा कि किसी भी कारण से जब ब्लड में हमारी कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसको पूरा कर रहा है। तो ये डेफिशिएंसी के टाइम काम कर रहा है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। कि मान लो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या करेगा? पैराथायराइड हार्मोन आ जाएगा और वो क्या करेगा? बोन्स में से क्या करेगा? कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देगा। कहाँ पर? ब्लड में। तो ये मूविंग पोर्शन में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा रहा है, इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? मोबिलाइजिंग, मूवमेंट करवाना। किसकी? कैल्शियम आयंस की। कहाँ से? बोन से ब्लड की तरफ। ठीक है, और क्या करेगा? जो हम नरिशमेंट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वहां से जितना भी कैल्शियम उसमें प्रेजेंट है फूड में, उसको भी रीएब्जॉर्ब कराता है। तो पैराथायराइड हार्मोन और आपका थायरोकैल्सिटोनिन TCT और PTH दोनों ही क्या करते हैं? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन ग्लैंड की बात करें हम, थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट की बैक साइड में, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये भी कैसा हार्मोन रिलीज करता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या पढ़ा था हमने? जब कुछ अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या है? एक छोटी सी चेन बना लेते हैं। छोटी चेन को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। तो पेप्टाइड हार्मोन जो है, जो थाइमस ग्लैंड निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन है, जो हेल्प करता है किसमें? हमारी इम्यूनिटी बनाने में। हम 12th में जाकर एक चैप्टर पढ़ेंगे डिजीज एंड इम्यूनिटी वाला, वहां पर हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी, इम्यूनिटी क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो बीमारियों की लड़ने की क्षमता की सब में क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सब में भी अलग अलग थाइमोसिन सिंथेसाइज हो रहा है। तो थाइमोसिन एक टाइप की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कोशिकाओं की मदद से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है उसको बनाए रखने में। दूसरी क्षमता कौन सी होती है? जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ह्यूमोरल एंटीबॉडी बोलेंगे। तो डिटेल हम +2 में पढ़ेंगे। तो थाइमोसिन जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, ये थाइमस ग्लैंड क्या है? डीजेनरेट, मतलब इसके सेल क्या हैं? धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं उनको जल्दी खांसी, जुकाम, जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि विद एज थाइमस ग्लैंड इज डीजेनरेटिंग। थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट हो रहा है तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती चली जाएगी? वीक होती चली जाएगी। इसलिए बूढ़े लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन की बैक साइड में। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, जो सिर्फ रात को ही रिलीज होता है। इसी हार्मोन की वजह से हम सोते और जागते हैं। ये हमारे 24 आवर रिदम्स ऑफ बॉडी को मेंटेन करता रहता है। हमारा ये सोना और जागने का जो साइकिल है उसको मेंटेन कराने में कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन, जो कौन सिंथेसाइज करता है? पीनियल ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन की बैक साइड में। ये जो रिदम्स हैं 24 आवर रिदम्स, इनको हम डाययूरेनल भी बोलते हैं। हमारी जो दिन रात जो स्लीप वेक साइकिल्स हैं, हमारा सोना जागना, जो इसके अलावा क्या है? हमारी जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, गर्ल्स में हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कराने में भी ये क्या है? मदद करता है। हमारी डिफेंस, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये क्या है? मेलाटोनिन हेल्प करता है। तो मेलाटोनिन सिंथेसिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लेकिन आज के टाइम आप देख रहे होंगे कि जब हम ठीक रूप से नहीं सोते हैं,
हम आजकल यूजुअली हमारी जो यूथ है वो क्या है, रातों को जागना, दिन में सोना, तो जिसकी वजह से उनका जो मेलाटोनिन सिंथेसिस क्या है वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक नाइट हार्मोन है जो रात को ही सिक्रीट होता है। लेकिन जो रात को जागते हैं उनमें ये सिंथेसिस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या है, हमें बहुत सारी वेकअप साइकिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। गर्ल्स में यूजुअली प्रॉब्लम देखी गई है कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब रहने लग जाती है, पीओसीडीज डेवलप हो जाती हैं। तो मेलाटोनिन हमारी क्या है, इन सारे बॉडी फंक्शंस को भी मेंटेन कर रहा है। लेकिन जब आप रिदमिक साइकिल्स को नहीं फॉलो करते तो हमारी बॉडी में उसके इफेक्ट्स क्या हैं दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो यूजुअली गर्ल्स अंधी पैदा होती हैं, वो क्या है, उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये रात के टाइम ही सिंथेसाइज हो रहा है, दिन के टाइम सिंथेसाइज नहीं होता। दिन में ये हार्मोन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो जबकि उनमें इनएक्टिविटी का कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो उनमें हमेशा ही सिंथेसाइज होता रहता है, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं वो गर्ल्स, या हम कहें एक अंधा पर्सन सेक्सुअली एक्टिव जल्दी होगा एज कंपेयर टू वो लोग जो क्या हैं, विजिबल होते हैं, विजिबिलिटी होती है जिनके पास। तो ये सारी साइकिल्स हमारी रिदमिक साइकिल्स हो गई, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, हमारे बॉडी टेम्परेचर हो गया, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी हम बात करें तो उनको मेंटेन कराने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन, जो सिर्फ रात को ही रिलीज होता है फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड विच इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ग्लैंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले ग्लैंड्स करेंगे। थैंक यू।